गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइड्स वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, आज उसको आगे करते हैं और आगे आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स। देखिए, हम लोग जब कोएगुलेशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर बात करी थी कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम लोगों ने ये बात करी थी। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जैसे AS2S3 नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल लगा, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख सकता है, आपको मिल जाएंगी वीडियो यूट्यूब पे हमारे पे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल पर कैसा चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल पर दोनों ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव। कोई एक चार्ज जरूर होगा। कोलाइडल पार्टिकल मतलब डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। ओके, देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्स की बात कर रहे थे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्स पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोल्स में क्या बोलता है सबसे पहले कि सोल पार्टिकल्स जो है, मतलब जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, हम लोग उन्हें मान लेते हैं कि वो कैसे पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज में कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सोल पार्टिकल जो है वो हम लोगों ने कैसे मान लिए, वो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए। कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जितने भी कोलाइडल पार्टिकल है लाइव ओपी में उन सबके ऊपर बराबर चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब कहता है सोल पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते, डू नॉट सेटल एट द बॉटम। ठीक है, सोल पार्टिकल्स जो है वो डू नॉट सेटल एट द बॉटम ड्यू टू सिमिलर चार्ज। मान लीजिए मैं कहता हूं कि डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। मतलब वहां पर कंटिन्यूअसली क्या रहेगा, मोशन रहेगा, और मोशन रहेगा तो वो पार्टिकल नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं सोल पार्टिकल डू नॉट सेटल एट द बॉटम ड्यू टू सिमिलर चार्ज रिपल्शन फोर्स। क्योंकि सिमिलर चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है एक्स बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो दिस चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेबिलिटी के लिए। पीछे स्टेबिलिटी के लिए हमने एक चीज और पढ़ी थी, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट किसी कारण नहीं है, कोलिजन के कारण। ठीक है, कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स के कारण पार्टिकल एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मतलब कोलाइड हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को कोज कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है मीडियम। देखिए, दो चीजें थी कोलाइडल सॉल्यूशन में, एक डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्सन मीडियम। कहता है अगर डिस्पर्स फेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। अगर डिस्पर्सन फेस पर नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्सन मीडियम पर कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब मीडियम के ऊपर हमेशा अपोजिट चार्ज होगा। सो दैट द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों, कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। जो चार्ज हम लोग दिखाते हैं कि भैया बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स या पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल, वो डिस्पर्स फेस के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, डिस्पर्स फेस के। अब कहता है सोल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला है बाय फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रैक्शनल मतलब बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, में गलत लिख दिया, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन कर रहा हो, मतलब अगर हम लोग रबिंग करें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल, जैसे अगर हम दोनों हाथों को रब कर रहे हैं तो गर्म हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा भी होगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साथ रबिंग किया जा रहा है तो वहां पर चार्ज जनरेट होना, मतलब दैट इज क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स। तो हम लोग बोले मेटल सोल फॉर्मेशन में, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे अपने ऊपर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो कोलाइडल जो पार्टिकल है डिस्पर्स फेस के, वो उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाई सोल पार्टिकल। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दैट इज क्या, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज ये प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में से किसी एक आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब करना। एडजॉर्ब करना मतलब अपने सरफेस के ऊपर लेना। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये जिस मार्कर से लिख रहा हूं तो ये मार्कर के पार्टिकल इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो इसी तरह से
प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन में से आयंस को अपने ऊपर क्या करना, एडजॉर्ब करना, दैट इज प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। अब क्या कहते हैं बेटा, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन में कि अगर आपके डिस्पर्सन मीडियम पर, ठीक है, अगर आपके डिस्पर्सन मीडियम में एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट, एक ज्यादा आयन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर प्रेजेंट है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्सन मीडियम, देन सोल पार्टिकल, तो सोल पार्टिकल बनेगा, जो कोलाइडल सोल बनेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके डिस्पर्सन मीडियम पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों है डिस्पर्सन मीडियम में, तो आपका जो सोल पार्टिकल है, जो कोलाइडल सोल है, जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। डिपेंड करेगा कि वो कौन सी आयन को एड्सॉर्ब कर रहे हैं। एड्सॉर्ब कर रहे हैं मतलब अपने ऊपर आने दे रहे हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि इस प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन से हम लोग चार्ज बता सकते हैं कि जो हम लोगों को कोलाइडल पार्टिकल दिया गया है, जो कोलाइडल सोल दिया गया है, उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन में से, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में से किस आयन को एड्सॉर्ब कर रहा है। नॉर्मली हमेशा वो किस आयन को एड्सॉर्ब करता है, कॉमन आयन को एड्सॉर्ब करता है। किसको एड्सॉर्ब करता है, कॉमन आयन को। तो हम लोग बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि AgCl का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, AgCl का एक कोलाइडल सोल है, एक्वायर्स, AgCl का जो कोलाइडल सोल है एक्वायर्स आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। AgCl जो है वो या तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो AgCl में कौन कौन सी आयन है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन विच आयन इन द solution, which ion depend upon which ion in the solution is in किसमें, is in excess में। डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन में कौन सी आयन जो है वो किसमें है, एक्सेस में है। अगर Ag आयंस एड्सॉर्ब की जाए, अगर Ag आयंस एड्सॉर्ब की जाए तो उसके ऊपर कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, जो कोलाइडल सोल बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए AgCl कोलाइडल सोल बन गया। अब अगर उसके बाद वो सॉल्यूशन में से पॉजिटिव आयंस को एड्सॉर्ब करता है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव आयंस को एड्सॉर्ब करता है तो वो कैसा सोल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बनेगा। कैसा सोल बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अभी भी क्लियर नहीं होगा कुछ बच्चों को। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके डिस्पर्सन मीडियम में एक से ज्यादा आयंस प्रेजेंट हैं तो सोल पार्टिकल्स पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो कौन सी आयन को एड्सॉर्ब कर रहा है। मैं एब्सॉर्ब नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, एड्सॉर्ब, मतलब अपने ऊपर आने देगा। जैसे AgCl है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव भी। डिपेंड करेगा कि आपके सॉल्यूशन में कौन सी आयन एक्सेस में। अगर Ag पॉजिटिव आयन एड्सॉर्ब कर ली उसने, क्योंकि जो एक्सेस में होगा उसे ही एड्सॉर्ब करेगा। अगर Ag आयन एड्सॉर्ब कर ली तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बना, और अगर Cl नेगेटिव आयन एड्सॉर्ब करी तो हम लोगों ने कहा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल बना। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हम लोगों ने क्या किया, AgNO3 क्या लिया, AgNO3 स्मॉल क्वांटिटी में, AgNO3 स्मॉल क्वांटिटी में हम लोगों ने मिलाया, किसमें मिलाया, KCl में, जो कि हमारे पास किसमें है, एक्सेस में है। ठीक है, AgNO3 जो कि स्मॉल क्वांटिटी में लिया और KCl किसमें लिया, एक्सेस में लिया। तो आप लोगों से पूछा गया कि इस कोलाइडल सोल पर कैसा चार्ज होगा। देखिए, जब AgNO3 रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, KCl के साथ, मतलब KCl में हम लोग ऐड कर रहे हैं।
ये लिमिटेड अमाउंट में है, स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। और ये KCl जो है वो किस में है आपके पास, एक्सेस में है। तो पहले बताइए क्या बनेगा। देखिए सबको पता हुआ AgNO3 प्लस KCl एक्सचेंज रिएक्शन आएंगे, एक्सचेंज रिएक्शन के कारण क्या बनेगा, AgCl। AgCl भी क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। प्लस क्या बनेगा, प्लस K पॉजिटिव प्लस क्या, NO3 नेगेटिव, सॉरी। अब देखिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैंने लिया AgNO3 लिमिटेड अमाउंट में, उसके बाद KCl मैंने लिया एक्सेस में, उसके बाद AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए। प्रेसिपिटेट बनने के बाद मतलब कोलाइडल सोल बनने के बाद हम लोग बात करें कौन कौन सी आयन बची, K पॉजिटिव और Na3 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव क्या बना लेंगे, KNO3 बना लेंगे, ठीक है, ओके, मान गए आपकी बात। अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन Cl नेगेटिव मैंने लिख दिया दोबारा से ढंग से। देखिए मैंने यहाँ पर Cl नेगेटिव लिखा है दोबारा से, क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि आपके पास AgNO3 जो था वो लिमिटेड अमाउंट में था, तो लिमिटेड Ag ने Cl के साथ क्या बना लिया, AgCl, लेकिन Cl तो किस में है, एक्सेस में, तो वो तो बचा रह जाएगा। तो AgCl अब किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, AgCl अब किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, कॉमन देखिए कौन सी है, इनमें से कॉमन कौन सी है AgCl में, कौन सी है, Cl नेगेटिव। तो AgCl किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, Cl नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन जो है वो आपकी सॉल्यूशन में अभी रह जाए, क्योंकि K पॉजिटिव आपके पास क्या है, एक्सेस में है। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए AgNO3 आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया, आपने किसका रिएक्शन करी, KCl एक्सेस में लिया, तो आपके पास AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए। अब कहता है उसके ऊपर चार्ज पता कैसे लगेगा, तो चार्ज पता करने के लिए मैं क्या कह रहा हूं, बच क्या गए, देखो K पॉजिटिव बचा, NO3 नेगेटिव बचा, और क्या बच गया, Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्यों बचा, क्योंकि KCl आपके पास किस में है, एक्सेस में है, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो बचे ही रह जाएंगे। ये तो लिमिटेड अमाउंट में था AgNO3, वो तो खत्म हो जाएगा। तो कौन सी आयन को एब्जॉर्ब करेगा, कॉमन आयन AgCl में, और इनमें से कौन सी कॉमन है, Cl नेगेटिव कॉमन है, तो किसको एब्जॉर्ब कर लिया, Cl नेगेटिव। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। कैसा चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ओके। अब कहते हैं इसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने क्या कहते हैं, AgNO3 स्मॉल क्वांटिटी में था, उसको KCl में ऐड किया था। अब मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा क्या, कि AgNO3 जो KCl स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं, किसमें ऐड करते हैं, AgNO3 जो कि हमारे पास किसमें है, एक्सेस में है, ठीक है, ओके। दोबारा से रिएक्शन लिख के देखते हैं, तो क्या AgNO3 प्लस क्या, KCl, ठीक है। AgNO3 आपके पास किसमें है, एक्सेस में है, ठीक। KCl आपके पास किसमें है, स्मॉल क्वांटिटी में है, मतलब लिमिटेड अमाउंट में है। किसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सबसे पहली बात AgCl क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। अब उसके बाद बताइए क्या क्या बच गया, क्या क्या बच गया। देखिए Cl तो सारी यूज हो गई क्या बनाने में, AgCl बनाने में, क्यों, क्योंकि KCl कम क्वांटिटी में था। उसके बाद क्या बच गया, K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, और क्या बचा, और तीसरी बताइए क्या बच गई, क्या बच गया, Ag पॉजिटिव बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि वो किसमें है, एक्सेस में है। जो आयन एक्सेस में है, आपने +1 में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पढ़ा होता एक बार वीडियो देख लेना, पीछे भी लिमिटिंग रिएजेंट की मिल जाएगी। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या होता है, जो लिमिटेड अमाउंट में था वो तो खत्म हो जाएगा, जो एक्सेस में था वो बच गया ना। अब ये लिमिटेड अमाउंट में था, जब इसका रिएक्शन करोगे तो ये तो खत्म हो गया, बच क्या गया, यहां से क्या बचा, Ag पॉजिटिव, क्या बचा, Ag पॉजिटिव। ये बच गया एक्सेस में, क्योंकि एक्सेस में था, और क्या बच गया, ये बच गया, क्योंकि ये किस में था, एक्सेस में था। ये तो लिमिटेड अमाउंट में था, थोड़ा बहुत KNO3 बना लेगा, ठीक। अब कहता है AgCl कौन सी आयन को एब्जॉर्ब करेगा, AgCl कौन सी आयन को एब्जॉर्ब करेगा। यहां पर कॉमन देखिए कौन सा है, कौन सा है कॉमन, Ag पॉजिटिव। तो AgCl किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, Ag पॉजिटिव, ठीक।
इसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन में से कौन सी आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर रहा है। यहां पर उसने Cl नेगेटिव को एडजॉर्ब किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। यहां पर उसने Ag पॉजिटिव को एडजॉर्ब किया तो कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी। देखिए, आपने कहा किसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गए। किसके प्रेसिपिटेट बन गए, AgCl के। ठीक है, AgCl के प्रेसिपिटेट बनने के बाद Cl नेगेटिव ने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया, एडजॉर्ब हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। एडजॉर्ब होने का मतलब पता है, मैंने भी बताया ना, एडजॉर्ब मतलब उसके ऊपर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आकर टिक जाना। ठीक है, अब इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ओके, अब कहता है सॉल्यूशन में कौन सी आयन बची हुई है। आप एक बार देखिए सॉल्यूशन में कौन सी आयन बची, एक्सेस में कौन सी थी, K पॉजिटिव। कौन सी थी, K पॉजिटिव। ये एक्सेस में थी, ये बची रह जाएंगे अभी। तो ये K पॉजिटिव जो है वो इस कोलाइडल सॉल्यूशन को चारों तरफ से घेर लेगी। K पॉजिटिव भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा भैया, AgCl का आपका कोलाइडल सॉल्यूशन था, प्रेसिपिटेट बने थे AgCl के। उसने क्या कर लिया था, उसके ऊपर कौन सी आयन एडजॉर्ब हो गई थी, पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब हो गई थी। एडजॉर्ब होने का मतलब है सरफेस के ऊपर आकर टिक गई है। ठीक है, अब कहते हैं उसके चारों तरफ कौन सी आयन होंगी, ऊपर देखो कौन सी आयन, एक्सेस में कौन सी बच गई, NO3 नेगेटिव। तो NO3 नेगेटिव जो है वो किस में है, एक्सेस में, इसके चारों तरफ। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो 2-3 बार देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप पूछिए। अब देखिए मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं कि AgCl के ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज एडजॉर्ब हो गया, यहां पर AgCl के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज एडजॉर्ब हो गया, वो कैसी लेयर बना लेता है, वो फिक्स्ड लेयर बना लेता है। कैसी लेयर बना लेता है, फिक्स्ड लेयर। कैसी लेयर बना लेता है, फिक्स्ड। कि AgCl के सरफेस के ऊपर या वहां पर नेगेटिव आयन एडजॉर्ब हो गई, यहां पर पॉजिटिव आयन, तो ये पॉजिटिव आयन ने जो लेयर बनाई है वो कैसी लेयर है, फिक्स्ड लेयर है। लेकिन ये NO3 नेगेटिव यहां पर ये जो लेयर बना रही है वो कैसी है, डिफ्यूज लेयर है, या फिर हम लोग बोलते हैं कैसी लेयर है, मूवेबल लेयर है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं, सारा सॉल्यूशन ही तो है। तो सॉल्यूशन में ये प्रेसिपिटेट बने थे, इसके ऊपर ये पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब हो गई, बाकी तो घूमती रहेंगी ना। तो NO3 नेगेटिव घूम रही है तो उसकी लेयर कैसी है, डिफ्यूज लेयर या फिर मूवेबल लेयर। और पॉजिटिव आयन एडजॉर्ब हुई, उसकी लेयर कैसी है, फिक्स लेयर। यहां पर नेगेटिव आयन एडजॉर्ब हुई थी, कैसी लेयर है, फिक्स लेयर। और ये पॉजिटिव आयन जो घूम रही है कैसी लेयर है, मूवेबल लेयर। ठीक, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट बनने के बाद Cl नेगेटिव ने उसके ऊपर एक लेयर बना ली, और वो लेयर कैसी है, वो लेयर कैसी है बेटा, फिक्स्ड लेयर है। कैसी है, फिक्स्ड लेयर है। और उसकी चारों तरफ K पॉजिटिव ने एक लेयर बना रखी है, वो कैसी लेयर है, वो मूवेबल लेयर है। कैसी लेयर है, मूवेबल लेयर है। कैसी लेयर है, मूवेबल लेयर है। यहां पर बात करें तो AgCl के प्रेसिपिटेट बने
और AgCl के प्रेसिपिटेट बनने के बाद उसने किस आयन को एड्सॉर्ब किया? Ag पॉजिटिव आयंस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया। तो Ag पॉजिटिव ने कैसी लेयर बना ली? फिक्स। जो एड्सॉर्ब होगा वो फिक्स लेयर बना लेगा। उसके बाद जो घूमता रहेगा उसके चारों तरफ वो कैसी लेयर होगी? मूवेबल लेयर। तो NO3 नेगेटिव ने कैसी लेयर बना ली? मूवेबल लेयर बना ली। ठीक है, तो दो लेयर बन गई यहां पर, एक फिक्स्ड लेयर और एक मूवेबल लेयर। इन दोनों लेयर्स को हम लोग बोलते हैं क्या? हेल्महोल्ट्ज। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। की हेल्महोल्ट्ज ने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था कि दो लेयर होती है, एक फिक्स लेयर और एक क्या? मूवेबल लेयर। ठीक है, अब कहता है एक नाम और है। क्या? इस फिक्स्ड लेयर को इस दूसरा नाम दिया गया, ये +2 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस दूसरा नाम दिया गया क्या? स्टर्न लेयर। क्या? स्टर्न लेयर। ठीक है, और यहां पर इस मूवेबल लेयर को नाम दिया गया गेग COUMAN, कॉमन लेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया हेल्महोल्ट्ज जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी लेके चला गया, उसके बाद आया गेग-ओमन, उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। फिर उसके बाद स्टर्न ने हेल्महोल्ट्ज और गेग-ओमन की दोनों की थ्योरी को मॉडिफाइड करके एक मॉडल दिया था, उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल। देखिए एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। पेपर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मैं +2 के लिए बोल रहा हूं, पहले +2 के लिए सिर्फ पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, तो वहां पर आप लोगों को बोलना है किसने दी? भैया हेल्महोल्ट्ज ने दी। ठीक है, अगर बाकी आगे की क्लासेस के लिए अगर आपसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल की बात करें, किसकी बात करें? मॉडल की बात करें, CSIR में जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सभी लोग जो है वो क्या सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी जो है वो तो हेल्महोल्ट्ज ने दी थी, और हेल्महोल्ट्ज पर टिक करके आ गए थे। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मॉडल जो पूछा जाए वो किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, इन दोनों के मिला के, हेल्महोल्ट्ज और गेग-ओमन को मिला के। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर थ्योरी पूछ लेता इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, तो वो किसने दी थी? वो दी थी किसने? हेल्महोल्ट्ज ने। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल पूछा है, थ्योरी तो हेल्महोल्ट्ज देके चला गया था कि ऐसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होती है। ठीक है, लेकिन उसको मॉडल जो बनाया था उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, वो किसने किया था? स्टर्न ने किया था। तो अगर मॉडल की बात करें तो कौन है? स्टर्न। और अगर थ्योरी की बात करें तो कौन है? हेल्महोल्ट्ज। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब कहता है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेयर्स, कौन सी फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। क्लास +2 के लिए कि अगर पूछा जाए कि भैया हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड लेयर एंड मूवेबल लेयर इज नोन एज क्या? डबल लेयर। उसके बाद कहता है ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर हमने दूसरा दिखाया था, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड मूवेबल लेयर, फिक्स्ड लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल या फिर दूसरा नाम होता है इसका इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। मैं क्या बोल रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में?
फिक्स लेयर और मूवेबल लेयर के बीच में, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, उसके आगे पढ़ते हैं। दैट इज क्या, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चीज आती है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझने के लिए मैंने देखिए जब मैं कैलकुलेशन पढ़ रहा था मैंने वहां पर भी जिक्र किया था, एक यू शेप की ट्यूब ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस यू शेप की ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने किस टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और एक को किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। एक को हम लोगों ने किससे टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक को किससे टर्मिनल जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल। दो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दिए इस यू शेप की ट्यूब में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कोई कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है, इसमें क्या डाला हुआ है, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। आपने इसमें कोई कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक। ओके, अब क्या करते हैं, ये है बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस होने से पहले जो हम लोगों ने कर रखा है। क्या कर रखा है, यू शेप की ट्यूब ली, उसमें दो मेटल इलेक्ट्रोड फिट किए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने इसमें नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल ले रखे हैं। कैसा कोलाइडल सोल ले रखा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ले रखा है। मान लेता हूं, पॉजिटिव भी ले सकता हूं, मैंने नेगेटिव ले लिया, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल ले रखा है, ठीक है। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो थे वो किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ हो जाएंगे। तो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो थे वो सारे पॉजिटिव प्लेट पर जाकर इकट्ठे हो गए। नेगेटिव आयन जा रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इस एंड को एनोड, अगर इस एंड को क्या बोलोगे, कैथोड, ठीक है। एनायन जिस तरफ मूव करती है उस एनोड को हम लोग बोलते हैं एनोड, कैटायन जिस तरफ मूव करती है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। आपके कोलाइडल सोल पर अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज होता, सारी कहां इकट्ठी जाती है, यहाँ पे। आपके कोलाइडल सोल पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, तो सारी न्यूट्रलाइजेशन के लिए पॉजिटिव आयंस पर जाकर इकट्ठे हो गई। इसे हम लोगों ने बोला था कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा कि कोलाइडल पार्टिकल जो थे, यहाँ पर इसकी मूवमेंट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट होना कोलाइडल पार्टिकल्स की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कि द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स की, कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होना कहां पर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। कि भैया कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर हम लोग दूसरा इसे बोल देते हैं कैटाफोरेसिस, ठीक है। कैटाफोरेसिस मतलब कैटायन का मूव होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स मान सकते हैं,
ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या बोलेंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होगा तो पॉजिटिव प्लेट पर जाकर जमा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होगा तो वो नेगेटिव प्लेट पर जाकर जमा हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के और पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के। आपको इनको एज इट इज ही याद करना है कि अगर AS2S3 या सल्फाइड सोल दिया गया है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। स्टार्च के ऊपर बोले तो नेगेटिव चार्ज कोलाइडल। जेल के ऊपर पूछे तो जेल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है। एसिडिक डाई पूछे या कॉन्वोराइड पूछे तो वो भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल है। अगर हम लोग को से पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो मेटल के ऑक्साइड दिए गए हैं लाइक Fe2O3, Al2O3, तो वो कैसे होंगे, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज होंगे। मेटल के हाइड्रोक्साइड दिए गए लाइक FeOH का होल थ्राइस, तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। बेसिक कोई डाई दी गई, देखिए एसिडिक डाई मिले तो वो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होगा, और बेसिक डाई अगर दिए जैसे मिथाइलिन ब्लू तो आपका कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल। आज का लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बाद। आज का लास्ट पढ़ते हैं बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या कह रहे थे कि ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन में। ऑस्मोसिस क्या होता है कि द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होना थ्रू एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अगर वही ऑस्मोसिस का फिनोमिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलेंगे। वहां पर हम लोग बात कर रहे थे सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट कौन होता है, दो फेस होते हैं, एक डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है डिस्पर्सन मीडियम। मतलब यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर। ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि मैंने यहां से इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया और किसका कोलाइडल सॉल्यूशन डाल रहा हूं, AS2S3 का कोलाइडल सॉल्यूशन डाल रहा हूं। कैसा सोल होता है, अभी लिखा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल होता है। ठीक है, दोनों साइड हम लोगों ने वाटर ले लिया और कंटेनर को सेपरेट कर दिया, किससे, एसपीएम से। एसपीएम क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। मतलब ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ विच अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। सॉल्वेंट कौन है यहां पर, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स ओनली। मतलब ये अपने अंदर से सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स को मूव होने देगा, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को मूव नहीं होने देगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, AS2S3 डिस्पर्स फेस पर अगर नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है, इसका मतलब आपका जो डिस्पर्सन मीडियम है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहां पर देखिए धीरे धीरे लेवल जो है वाटर का वो बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे लेवल जो है वाटर का वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला अगर कोलाइडल सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज है तो आपके डिस्पर्सन मीडियम पर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स है तो किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पर वाटर का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। मान लीजिए कितनी हाइट तक बढ़ा, h हाइट तक बढ़ा। कितनी हाइट तक बढ़ा, h हाइट तक। तो हम लोग यही बोलते हैं क्या, कि द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स, कि डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स की मूवमेंट होना, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू SPM इज नॉन एज क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एज
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। देखिए बेटा जी, वीडियो जो भी डल रही है, सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 है। जैसे ही हम लोगों ने पहले कॉलॉइड्स वाला पोर्शन उठाया था, सरफेस केमिस्ट्री का जो एडजॉर्प्शन है जिसका थोड़ा बेसिक आएगा वो हम लोग बाद में करेंगे। तो डेली कॉलॉइड्स वाले जो भी लेक्चर डल रहे हैं वो आप देखते रहें। जैसे ही कॉलॉइड्स खत्म होगा वैसे ही उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव है, जैसे भी क्वेश्चन है वो आपके सोल्व करा दिए जाएंगे। तो डेली की डेली अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके।